नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। सवा लाख टके का में आज कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि अच्छे जीडीपी नंबर, ऑटो के जो नंबर आए हैं मई के, इन सब के बावजूद लगातार रेट कट की संभावनाएं, इन सब के बावजूद आखिर में बाजार अपना चल क्यों नहीं रहा है? आखिर में वो क्या समस्याएं हैं जो बाजार के लिए अवरोधक बनी हुई हैं? इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा आखिर में निफ्टी 25,000 के आंकड़े को फिर कब पार करेगा, और क्या अब जब पार करेगा तो हम एक नई तेजी की शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं? ये भी आज का सवाल रहेगा। निचले स्तरों से अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही थी, क्या बाजार बंद होते होते हरे निशान की तरफ बढ़ेगा या फिर से एक बार जो है गिरावट गहराएगी? इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ जो आपके प्रश्न लगातार बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नज़र। अब 50 पॉइंट नीचे जो है निफ्टी ट्रेड करता हुआ। एक समय ऐसा लग रहा था बस हरे निशान में आने वाला है। 17-18 अंकों की महज गिरावट देखने को मिल रही थी और आज का इंट्राडे हाई जो बना है वो 24,739, 24,740 रहा है। आज जो मिड कैप और स्मॉल कैप में आप रिकवरी देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, मिड कैप में हम देख रहे हैं करीब 0.25%, आधे फीसद की स्मॉल। सेंट्रल बैंक में जो है 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये वो शेयर है जो कि आज पूरा मतलब इस गिरते बाजार में भी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक जो है 0.4% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। तो ये शानदार रैली दिखाने वाले शेयर हैं, जिसपे कि यूनियन बैंक 4.5% ऊपर है। तो तमाम जो पीएसयू बैंकों के हम बात करें, घुमाते रहिए जरा, दिखाते रहिए, और बाकी पीएसयू बैंकों को भी। यूनियन बैंक आप देखिए जरा, 4.25% की तेजी। तो दिन है आज। अब सवाल यही है कि आखिर में ये जो शुरुआत हुई है रैली की पीएसयू बैंकों में, ये क्या आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी, और क्या अब अच्छे दिन आ गए हैं? इस पर एक सेगमेंट भी हम 2:30 बजे कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए काफ़ी शानदार मूव जो है ये तमाम शेयरों के अंदर आता हुआ दिन की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव, करीब 29% के आसपास की रैली यस बैंक के शेयर में एक महीने में आती हुई दिखाई दी। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर रवि सिंह से चर्चा करेंगे कि क्या करंट लेवल पे यहाँ पर अभी मौजूदा बैंक पे करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इस पर भी डिटेल में आज हम करेंगे बातचीत। साथ ही साथ एक और शेयर जिस पर कि आपको आज नज़र रखनी चाहिए, जिस पर कि हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पे जो है आप लेकर के आइए। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है, 5.25% ऊपर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी है। 1157, 1158 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5.25% ऊपर जो है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो शानदार मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, और करीब करीब 1153 का लेवल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये वो शेयर है जहाँ पर कि हम लगातार मजबूती देख रहे हैं। स्टर्लिंग विल्सन एक और कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आई है। करीब 5% के आसपास की तेजी यहाँ पर, 304 रुपए का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टर्लिंग विल्सन ने भी काफ़ी अच्छा मूव जो है बीते कुछ दिनों के अंदर दिखाया है। जरा स्टर्लिंग विल्सन स्क्रीन पर रखिए जरा। स्टर्लिंग विल्सन जो है अगर हम देखें 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है बीते एक महीने में। यहाँ पर ब्रिगेड हटा दीजिए स्क्रीन से, काफ़ी देर पहले इस पर चर्चा हुई थी। पीसीआर की टीम ब्रिगेड हटा दीजिए स्क्रीन से, ब्रिगेड हटा दीजिए स्क्रीन से। 14% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है स्टर्लिंग विल्सन के अंदर। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर भी देखने को मिला। बीते एक महीने में जो है करीब 14-15% के आसपास की मजबूती जो है स्टर्लिंग विल्सन में आती हुई दिखाई दी है। अगला शेयर जिसको कि हम जरा नज़र डाल सकते हैं वो है कैंप्स का। कैंप्स पे जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये करीब 5% ऊपर 4158 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए फाइनली रवि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर काफ़ी इंतजार कराया, बहुत सारे दर्शकों की शिकायत, करीब 8-9 मिनट हम लोग लेट शुरू कर रहे हैं अपना प्रोग्राम। बहुत बहुत स्वागत। पहली टिप्पणी आपकी बाजार पे। देखिए 8-9 मिनट जो डिले हुए हैं, काफी हद तक जो है वो हमारे यहाँ पे जिस हिसाब से आजकल हम 24 अगले शताब्दी की बात करते हैं, लेकिन छोटे से इंटरनेट के इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें मार्केट पे इम्पैक्ट करती हैं, और इसी वजह से इस समय अगर देखें तो मार्केट वैसे कंडीशन तो अच्छी दिख रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही निफ्टी की बात करें तो 24,650 का एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। अपसाइड में 24,780 का एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है। तो एक सीमित दायरा रहेगा, थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा जिस हिसाब से अभी
जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, आरबीआई पॉलिसीज को देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन यानी होने वाला है, या फिर ये कहें कि जो जीडीपी के डेटा आए हैं वो सारे काफी हद तक सपोर्टिव है, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज सा अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा। ठीक सर। चलिए, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और एक एक करके जो है सबके प्रश्न लेने शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न शिवजी त्रिपाठी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और शिवजी त्रिपाठी कह रहे हैं कि सर मैंने जुलाई अगस्त 2024 से कुछ शेयर ले रखे हैं, कृपया इन पर सलाह देने की कृपा करें। बहुत सारे शेयर इन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन पहले एक शेयर पर ले लेते हैं, वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर 360 के रेट पे इन्होंने लिए हुए हैं और इनके पास 600 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। अभी अगर हम देखें हिंदुस्तान कॉपर पे तो आज दबाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नहीं, हिंदुस्तान कॉपर रिकवरी दिखा रहा है और इंटरडे हाई पे ट्रेड कर रहा है 1% ऊपर। हालांकि इनकी खरीद से काफ़ी नीचे है, 360 की इनकी खरीद है, 250 का रेट है। अभी क्या करना चाहिए सर? शेयर में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, लास्ट वीक ही कॉपर जो है वो मैंने बाय के रिकमेंडेशन पे दिया था और अभी फिलहाल मोमेंटम अच्छा है, 270 280 के आंकड़े छू सकता है, होल्ड करके रखिए। होल्ड करने की सलाह है। 270 280 के टारगेट अभी आके आ सकते हैं, इनके लिए थोड़ी सी आपकी खरीद से अभी दूरी बचनी हुई है। चलिए, हम जगदीश माली जी जो है नई खरीदारी करना चाह रहे हैं एनटीपीसी को लेकर के और जानना चाह रहे हैं क्या अभी नई खरीदारी यहाँ पर करंट लेवल पे कर सकते हैं क्या? 332 के आसपास चल रहा है और लगातार आपसे बातचीत भी हुई है। ये शेयर सभी सारे के सारे पावर शेयरों में थोड़ी सी सुस्ती है। अभी एनटीपीसी में फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है क्या सर? देखिए, 332 चल रहा है, लेकिन 325 328 के लेवल जो है वो वापस से खरीदारी के लिए मौके यहाँ पर देंगे। तब तक अभी आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर खरीदारी की हुई है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, खरीदारी की हुई है तो होल्ड करके चल सकते हैं। प्रियंका साहू फैमिली एंड स्टॉक्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के कंफ्यूजन में है कि अभी क्या करना चाहिए। इन्होंने 600 शेयर 211 रुपए के भाव पर खरीदे हुए हैं और अब करीब 8 रुपए के आसपास का नुकसान पर शेयर हो रहा है। 0.25% के आसपास की जो है आज मजबूती है, लेकिन इनको 7-8 रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छी रैली रही है, लेकिन बाकी जो शिपिंग क्षेत्र की कंपनियां रही हैं उनमें जैसी रैली रही है वैसी रैली एससीआई में नहीं रही है। तो क्या ये रैली आ सकती है या इससे दूर रहना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना है, वापस से भी 220 के आंकड़े छू सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखना चाहिए। चलिए, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह यहाँ पर है। और अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं जहाँ पर कि हमारे दर्शक लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं और ये प्रश्न जो है वोल्टास को लेकर के हमारे एक दर्शक ने किया हुआ कि वोल्टास, मुमताज़ अंसारी जी हैं, 50 शेयर लिए हुए हैं 1300 के भाव पर और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और सौरभ गोयल जी हमारे प्राइम मेंबर हैं जिन्होंने कि वोल्टास 1430 पर लेकर के रखे हुए हैं। इन दोनों के लिए ही अभी क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति आपकी रहेगी सर? देखिए, वोल्टास थोड़ा सा तो जो है वो उम्मीद पे खरा उतर नहीं पा रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 1220 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करिए, नहीं तो तब तक होल्ड करके रखिए। ठीक, तो ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं और ये प्रश्न जो है टाटा स्टील को लेकर के कह रहे हैं कि विपुल सर और रवि सर को नमस्कार। सर, टाटा स्टील में अपनी राय दें। टाटा स्टील सर, ये हमने देखा कि मतलब अब जो नई समस्या आई है उसके बाद मेटल पर दबाव बढ़ रहा है कि मेटल पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। हालांकि भारत का एक्सपोजर ज़्यादा है नहीं, लेकिन मेटल के प्राइसेस काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ड्रिवन होते हैं। अभी क्या टिप्पणी रहेगी टाटा स्टील को लेकर के? अब ये नहीं पता प्रियंक सिझा जी ने खरीदा है या खरीदना चाह रहे हैं। अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? क्या टाटा स्टील जिनके पास है वो क्या करें और जो लोग अभी खरीदारी गिरावट में क्या कर सकते हैं क्या कोई? देखिए, टाटा स्टील पे मैंने इससे पहले लास्ट वीक के शो पे भी आपको कहा था 162 ये प्रॉफिट बुक करने का है, तो थोड़ा सा आप लोग अगर टाटा स्टील पे लोअर लेवल पे बाय है तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर ले, वापस से 150 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं। 150 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक कृष्ण कुमार पटारिया जी हैं, कह रहे हैं कि हाय विपुल सर एंड रवि सर, आई ब्लाइंडली बिलीव ऑन रवि सर्स ओपिनियन। तो
तो ये आंख बंद करके भरोसा करते हैं सर आप पर बिल्कुल, और कह रहे हैं आई वॉन्ट टू मीट यू बोथ। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, कभी भी नोएडा आना हो तो मिलिए। और कह रहे हैं इट विल बी लाइक ड्रीम कम ट्रू। नहीं सर, हमको भी अच्छा लगा आपसे मिल करके। कह रहे हैं पीएनबी का टारगेट क्या हो सकता है? 102 के ऊपर इनकी खरीद है, 4 शेयर इनके पास, 100 शेयर इनके पास हैं पीएनबी के, और 102 पे लिए हुए हैं। तो आज पूरे पीएसयू बैंक पे जो है काफ़ी शानदार रैली है। 102 पे लिए हैं, 108 का भाव आ गया है, 6 रुपये इनके बन रहे हैं, 100 शेयर हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, आप मेरे हिसाब से एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वापस से 102 103 के भाव आ सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है अभी भी काफ़ी सवाल यूको बैंक उस पर आ रहे हैं, लेकिन जो है हम बातचीत करेंगे यहाँ पर एसजेवीएन को लेकर के। ईशु कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर की रिकमेंडेशन पर एसजेवीएन लिया था और 103 पे लिया हुआ है इन्होंने जो है एसजेवीएन। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए? एसजेवीएन के रिजल्ट के बाद थोड़ी एक गिरावट आई थी, आज रिकवरी है सर। रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे जैसे कि उम्मीद थी, 4-5 रुपये इनकी खरीद से नीचे है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? 2% की तेज़ी आज है, काफ़ी शानदार रिकवरी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, होल्ड करके रखिए। ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो कि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए है कि आपने आज 103 पे खरीदा, कल 100 सीधे 25 हो जाएगा, ऐसे हालात नहीं है। धीरे धीरे 125 की तरफ आएगा, थोड़ा बहुत डिप भी मारेगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। 94 95 के आसपास कंसोलिडेट करता है तो एवरेज करिएगा, फिलहाल चलने दीजिए पोजीशन को। जी चलिए, इस बीच जो है ये राय यहाँ पर निकल करके आती है। इसके अलावा सर जो है एनएमडीसी एक और ऐसा शेयर है जो इनके पास है, वो है 64 के आसपास, 64 रुपये पे लिए हुए हैं इन्होंने। और अभी अगर हम देखें एनएमडीसी का जो भाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छे, क्या शानदार मूव बज रहा है। इंट्राडे चार्ट पे देखिए, इस समय जो है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ एनएमडीसी का शेयर 72 के आसपास, आधे % की मजबूती है इस पर। आपने शायद बाय कॉल भी दी थी सर, तो जो है अच्छी खासी रैली भी यहाँ पर आ चुकी है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए या अभी और चलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, इस पे बाय कॉल दिया था। 25% का प्रॉफिट ही पहले दिखा चुका, 73 का भाव इससे पहले भी आ चुका है। तो पार्शियली लालच ज्यादा बड़ा मत करो, लेकिन प्रॉफिट बीच बीच में बुक करते हुए चलो। दोबारा मौका मिले तो फिर से खरीदो, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, ज्यादा अच्छा है। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके लोगों के लिए सलाह है जिन्होंने भी रवि सर की रिकमेंडेशन पे खरीदा हुआ है। अब जो लोग अभी कह रहे हैं सर खरीदने के लिए, उनके लिए तो मना है ना कि कभी खरीद सकते हैं अभी भी? नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। वापस से 68 के आसपास के लेवल दिखाई देगा, दोबारा नीचे आ जाए एक बार, फिर खरीदारी की जो है यहाँ पर सोचिएगा, अभी नहीं। चलिए, और मिंटू शील जी कह रहे हैं मंडे और वेडनेसडे के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और कि कब 2 महारथियों को सुने। अरे थैंक यू मिंटू साहब की, आप वेट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इनका सवाल यस बैंक को लेकर के है सर, 20 रुपये 70 पैसे पे इन्होंने लिया है। कह रहे हैं कि इनमें क्या करें और अगर इनको बेचें तो कहाँ एंट्री लें। तो सर यस बैंक में तो आज काफ़ी ज़बरदस्त मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब से ये पूरी खबर आई है जापान वाली, उसके बाद से चल रहा है शेयर। अब इन्होंने 20 पे लिया था, 22 पे आ गया, एक महीने में 28% की रैली कम नहीं होती है, काफ़ी अच्छी खासी रैली यहाँ पर आ चुकी है। अब 20-70 पे लिए हैं, 1-2 रुपये बन रहे हैं, क्या प्रॉफिट बुक कर लें और यहाँ से निकले तो कहाँ जाएं, ये इनका सवाल है। नहीं, अभी थोड़ा सा और रुकिए, इसको 24 रुपए तक आने दीजिए, फिर आप निकलिएगा। तब तक अभी आप होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, 1-2 रुपये और मिल जाए, थोड़े और पैसे बन जाए, फिर निकलिएगा। उसके बाद कहाँ एंट्री करनी है उसके लिए फिर दोबारा जो है आपके लिए जो है प्रश्न आप भेज दीजिएगा, दोबारा जो है हम यहाँ पर बातचीत जो है इस पर कर लेंगे। इस्माइल खान सुबह से ही पूछ रहे हैं, उनका प्रश्न अब ले लेते हैं। सुबह रह गया था अदानी ग्रीन को लेकर के, कह रहे हैं सर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या हो सकता है? अदानी ग्रीन 1017 पे लिया हुआ है। अदानी में फिर से मुझे लग रहा है कि अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके सर। 1015 के आसपास चल रहा है, 1017 पे इन्होंने लिया हुआ है और एक महीने में 12-13% अदानी ग्रीन चला भी है। क्या टारगेट रखें, क्योंकि नज़रिया लंबा नहीं है और शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया ये जानना चाह रहे हैं। 990 का स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए 1070 के लिए। 1070 के लिए आपको जो है जो स्टॉप लॉस बताया गया है उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है।
तो ये राय फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। और साथ ही साथ अगले जो दर्शक जिन्होंने हमें भेजा है वो हैं प्रीति कौर जी, और बजाज हिंदुस्तान पे राय जानना चाह रही हैं आपकी। चीनी पे सर सवालों की झड़ी थोड़ी सी बढ़ी है। अभी जिस तरीके से अच्छा मानसून और ये तमाम चीज़ें हैं, ऐसे में क्या एक बार के लिए कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है चीनी शेयरों पे? आपकी राय क्या रहेगी? इनका सवाल बजाज हिंदुस्तान को लेकर के चल चुका है, हालांकि 22-23%। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अब शुगर स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से देखें तो गर्मी की डिमांड है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक अभी थोड़ी सी तेजी के यहाँ पर संकेत बने रहेंगे। तो चाहे वो द्वारिकेश शुगर हो, रेणुका शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, बजाज हिंद हो, बजाज हिंद 28 रुपए तक का आपका लेवल आ सकता है, तो वहां तक अभी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर। और असगर अंसारी साहब हैं, कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को प्रणाम। इनके पास हुडको के शेयर लेकर के बैठे हुए हैं सर, 270 के भाव पर 100 शेयर हैं। कह रहे हैं अभी होल्ड करें या एवरेज करें या फिर एक बार के लिए लॉस ही बुक कर लिया जाए, उचित सलाह की गुजारिश है। तो बिल्कुल सर उचित सलाह ही दी जाएगी, अनुचित सलाह तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पर हुडको की बात करें तो अभी चल रहा है 247-48, 2.5-3% के आसपास की मजबूती अभी आज देखने को मिल रही है इस सुस्त बाजार में भी। सर थोड़ा सा इनका धैर्य मुझे लग रहा है इनकी मैसेज से कि जवाब दे रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे? क्या अभी वेट करना चाहिए? 270 पे लेके बैठे हुए हैं सर। बिल्कुल वेट करना चाहिए, मुझे लगता है मिल जाएंगे ये लेवल्स। चलिए, तो वेट करने की सलाह यहाँ पर जो है दी जा रही है आपको। और आईटीसी होटल को लेकर के परेशान है यहाँ पर पिंटू कुमार जी, और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए आईटीसी होटल्स को लेकर के। अभी अगर हम आईटीसी होटल्स पे अगर हम ध्यान दें तो चल रहा है करीब 215 के आसपास, 0.25% के आसपास की यहाँ पर गिरावट आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है। आईटीसी होटल सर कैसे देख रहे हैं सर? आईटीसी होटल्स को लेकर के पहले भी कई बार आपसे बातचीत हुई, क्या करना चाहिए करंट लेवल के आसपास? मेरे हिसाब से अभी तो पोजीशन चलने देनी चाहिए। 225 के आसपास के लेवल आते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, तब तक होल्ड करके रखें। और ये सर इनका जो प्रश्न था वो इस बात को लेकर था कि क्या अभी जो है फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या यहाँ पर? नहीं, अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनती। 205 से पहले फ्रेश एंट्री नहीं बनती। 205 से पहले फ्रेश एंट्री की सलाह बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच मुख्तार खान साहब हैं, और मुख्तार खान साहब आईआरएफसी को बाय करना चाह रहे हैं, अभी तक नहीं किया है, अब ये ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। और अभी जो है आईआरएफसी चल रहा है आपका 2.5% ऊपर। ये एक और ऐसा शेयर जो कि इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ इस समय आज दिन के उच्चतम स्तर पे। सर रेलवे में ये आपके पसंदीदा शेयरों में शामिल था एक समय, और इससे ज़्यादा आरबीएनएल रहा। अभी क्या इन लेवल पे 140-42 पे नई खरीदारी की सलाह देंगे आप? देखिए, 15-20% ही सिर्फ खरीदारी करनी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तैयार रहें कि 135 का लोएस्ट लेवल दिखेगा, अपर साइड में 155 का, तो रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए खरीदारी कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। सर जरा इसके जब आईआरएफसी बात हो रही थी, थोड़ी सी आरवीएनएल और एरकॉन को भी के बारे के अगर आप लेवल्स बता देंगे तो बेहतर रहेगा सर। देखिए, इस समय अगर आरबीएनएल को देखें तो वो तो वैसे भी स्टॉक अच्छा है, और उस पर तो अभी बाइंग रिकमेंडेशन चल रही है। 440 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, तो पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। जहां तक इरकॉन की बात है, 220 के आसपास के लक्ष्य एक बार को दिख सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो रिव्यू करें। ठीक सर। चलिए, इस बीच जो है अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि विपुल सर आपका प्रोग्राम ज़रूर कोई बात है, एक अल्टीमेट एडिशन है सर, आपकी और आपकी टीम की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। थैंक यू अंकुश जी कि आपको हमारे तमाम प्रयास, तमाम जो मेहनत है वो आपको अच्छी लग रही है, और आप ही लोगों के लिए सारे प्रयास, सारी मेहनत हो रही है। हफ्ते में 2 दिन रवि जी आ रहे हैं, वो सिर्फ आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, इस बीच नीलंजन महापात्रा जी हैं, कह रहे हैं कि केएनआर कंस्ट्रक्शन इन्होंने लिए हुए हैं 100 शेयर, जो कि 250 रुपये की खरीद पर है। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए, 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। रवि जी से जानना चाहता हूँ इसके टारगेट। तो रवि जी आपसे ही जानना चाहते हैं इसके टारगेट केएनआर कंस्ट्रक्शन को लेकर के। केएनआर कंस्ट्रक्शन में अभी अगर हम देखें तो
करीब करीब जो है 1.25% की गिरावट 208 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 250 रुपये की बाइंग की हुई है। तो पूरे पूरे करीब 40-42 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है। एक महीने में करीब करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी यहाँ पर होल्ड कर लीजिए, लेकिन इसमें 195 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, क्योंकि ये रिस्की जोन में जा रहा है। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक सर। इस बीच एक शेयर जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। आर पावर जरा देखिए सर, क्या मूव रहा है इसमें, काफ़ी शानदार। इस पर खबरों के खेल में और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन एक महीने में 55% चल चुका। आज काफ़ी सारी टिप्पणियाँ, काफ़ी सारे सवाल थे, 10 बजे में भी, अभी भी हैं। एक जनरल व्यू क्या होगा और कितना अपसाइड बाकी है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी नए खरीदारी के लिए भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो क्या ये सेफ जोन होगा अभी 62 के आसपास रिलायंस पावर में? देखिए, खरीदारी तो बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन हाँ ये है कि जो मोमेंटम है, बड़ा अग्रेशन है और काफी रिस्की जोन पे आ चुका है। 65 रुपए तक अभी इसके लेवल जाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल खरीदारी बिल्कुल भी नहीं बनती। नई खरीदारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ अभी ऊपर की तरफ जो है और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ख़ासतौर से बीते 2 दिन के अंदर जिस तरह की रिकवरी आई है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है। चलिए, अंकुश जी की वापसी हुई है। अंकुश जी की तरफ से अब जो है शेर वेर आ गए हैं सर। अंकुश जी कह रहे हैं मंजिल भी जानते हैं, रास्ते भी जानते हैं। मंजिल भी जानते हैं, रास्ते भी जानते हैं, जलना भी जानते हैं, जलाना भी जानते हैं। मोम का न समझो जो समंदर में पिघल जाएंगे। मोम ना समझो जो समंदर में पिघल जाएंगे। रवि सर डूब कर निकलना भी जानते हैं। वाह 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 वाह। तो ये सर रवि सर को डूब के निकालना आता है। तो रवि जी, आपकी टिप्पणी, हमारे अंकुश जी जो है वापसी कर रहे हैं शेर व शायरी के साथ, तो ये उनकी तरफ से टिप्पणी आई हुई है। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न ले। इस बीच जब तक एक शेयर को समझने की कोशिश करते हैं तब तक बहुत सारे दूसरे शेयर जो है वो आ जाते हैं। और जिन जिन शेयरों में बातचीत हो चुकी है एनटीपीसी पे या फिर रिलायंस पे, अब थोड़ा सा अगर आप लोग उस पर सवाल नहीं भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, एसजेवीएन पे अभी बात हुई है। अमोल पवार जी 122 की एवरेज इनकी है, लेकिन ये कह रहे हैं एनएचपीसी पे क्या स्विच कर लूँ। और भी एनएचपीसी को लेकर के सवाल थे, तो एसजेवीएन में बात हो चुकी है, दोबारा आप देख लीजिएगा। लेकिन एनएचपीसी पे एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि इस पर राय जो है रवि जी की पहली काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट रूप से आ चुकी है। जी सर, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार नए दर्शक जुड़ते हैं, तो आपकी टिप्पणी सर एनएचपीसी को लेकर के। अब बिल्कुल बने रहना चाहिए। अब तो बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रहा है और वापस से 95 के आंकड़े की तरफ अब छुएगा, और 90 रुपीज का जो रेजिस्टेंस है वो भी अब ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर पोजीशन को होल्ड रखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डटे रहिए, धीरे धीरे करके आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। और रही बात आपने अंकुश जी की कही थी, तो बिना अंकुश जी के तो अब शो भी अधूरा लगने लगा। चलिए, तो उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि आप उनका नाम जानते हैं कि नहीं, उनको जो है नाम से बुलाते क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो प्रसन्न हो गए होंगे इस बात को सुन करके। अंकुश जी, देखिए आपके नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। सबिहा सैयद जी हैं हमारी दर्शक, और वो कह रही हैं कि JWL का इमीडिएट टारगेट क्या हो सकता है, ये बता दें। तो JWL जुपिटर वैगन में अभी क्या करना चाहिए? अभी 400 के आसपास रेट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जुपिटर वैगन या 400 क्रॉस कर गया, तो एकदम से रिकवरी आई है इसके अंदर। 403 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, क्या टारगेट हो सकते हैं? फिर से रिकवरी के मोड में दिखाई दे रहा है जुपिटर वैगन। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी करंट लेवल पे? वापस 10% की रैली दिखाई देगी, लेकिन फिलहाल अभी 425 के आसपास तक के लेवल आ जाएंगे। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। 385 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। 385 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको, और ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच कह रहे हैं सौरभ गोयल जी कि नमस्कार रवि सर, विपुल सर, मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, बट रवि सर हमेशा कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। तो कैसे बुक करना चाहिए, क्या लेवल्स होने चाहिए? अच्छा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए सोच करके पैसे लगा रहा है, तो फिर जब सलाह आती है कि नहीं प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उनको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर? कैसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर नज़रिया 2, 4, 5 साल के लिए लिया हुआ है तो?
देखिए 4-5 साल के लिए लिया है, लेकिन हर जब आप स्टॉक खरीदते हैं हम्म, तो एक टारगेट होता है। हम्म, जैसे एग्जांपल, अगर हमने एक स्टॉक खरीदा और हमारा 5 साल का टारगेट है कि हमें इसमें 15% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन होता क्या है कि अचानक से ही आप देखते हो कि स्टॉक जो है वो 15%, 20% का रिटर्न जो है वो 2 महीने 3 महीने में दे देता है। हम्म, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहे जो भी रही हो, वो वापस अब इस अग्रेशन में हो तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। 5 साल के लिए, 3 साल के लिए लेते हैं, अगर एवरेज रिटर्न से ऊपर रिटर्न मिल रहा है, आपके टारगेट हिट हो रहे हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने में कभी कोताही नहीं करें। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि साल भर में हाई बनाते हैं और वापस साल भर बाद आप देखते हैं तो वो उस प्राइस से भी नीचे जा चुके होते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है, और निगेटिव रिटर्न होता है। तो इसलिए अब वो दौर, वो समय बदल गया है, क्योंकि कंपनियों का सिनेरियो बदल जाता है। 6 महीने, एक साल में कंपनियों के पे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ग्रोथ ही मिलती है देखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नाम हम्म, लेता हूं, जैसे किसी ने 5 साल के लिए अगर पीएनबी में निवेश किया था तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा। बात यस सही है। बैंक अगर देखे तो बहुत बड़ा झटका लगा। तो ऐसे बहुत से हजारों स्टॉक हैं, और वो हजारों स्टॉक आपकी बास्केट में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उस बास्केट को रिव्यू करिए, ठीक करिए, ठीक से देखिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि विपुल जी, जी। 6 महीने, 8 महीने, एक साल आपके डिफेंस काउंटर में बुरे रहे, लेकिन स्टॉक अच्छे होने का फायदा क्या हुआ कि वो हम्म, रेट से भी ऊपर निकल गए। आज स्टॉक वापस से 2 साल के रिटर्न पे देखें तो 53%, एक साल पे देखें तो 33% के रिटर्न पे डिफेंस काउंटर खड़ा है। उसमें बुराई नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जिनको क्या पर रिव्यू नहीं करते, फंस जाते हैं। अब किसी से भी आपने पूछा होगा मैस्डॉक में क्या करना है, एचएल में क्या करना है, इन मरीन में क्या करना है, तो आपको बताया होगा उसने कि नहीं, होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने भी यही रिकमेंडेशन दी है। आप ऊपर फंसे कोई बात नहीं है, होल्ड कर लीजिए, रेट नीचे से ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अब अगर मैं ऐसे देखता हूं तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं, विप्रो सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो कि इतना बड़ा स्टॉक, इतनी बड़े फंडामेंटल के साथ था, लेकिन आज भी अपने प्राइस को नहीं हिट कर पा रहा। इन्फोसिस एक एग्जांपल है, एचसीएल एक एग्जांपल है, आईटी काउंटर में एग्जांपल है। हम्म, तो बेटर है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और चालाक बने। बिल्कुल। सतर्क रहें, जागरूक रहें, चालाक बने और अपने मुनाफे को समय समय पर अपने घर लेकर के आते रहें, सिर्फ आंखों के सामने से ओझल होते हुए ना देखें। तो सर ये कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि फोकस जो है वो टारगेट पे होना चाहिए बजाय कि टाइम फ्रेम पे। ये रणनीति होनी चाहिए ज़्यादा बेहतर, कि ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए लिया तो छोड़ दिया, बल्कि एक ये रखें कि अगर ये शेयर डबल हो जाएगा तो निकलेंगे, 50% मिलेगा तो निकलेंगे, 20% पे निकलेंगे। मतलब टारगेट के हिसाब से स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। देखिए जब हम कहीं, जैसे सपोज करिए कि अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं आपसे कहता हूं चलिए विपुल जी हम लोग बनारस चलते हैं। तो हमने एक ट्रेन पकड़ी जो कि बिहार जा रही है, तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप बनारस आया तो उतरे नहीं, कहे नहीं 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 नहीं, अब हम बिहार जाएंगे, बिहार से वापस आएंगे बनारस, ऐसा नहीं होता है। आपका जो टारगेट है उसको अचीव करिए, वहां पे उतर जाइए। ठीक। ये रणनीति के साथ बिल्कुल सही बात करें आप। रणनीति होनी चाहिए। और दो शेयर इस दौरान जो है और जो है सामने सामने से गुजर गए और मैं ढूंढ रहा हूँ, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है। एक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो कि चार्मिंग शुक्ला जी का सवाल आ गया है। वो इन्होंने 400 शेयर जो है 521 पे लेकर के बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ सर इरेडा पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे ज़रा बात कर लेते हैं। 521 का है, अभी 2.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ 500 के आसपास। पिछले एक महीने में 5-6% चला है, जबकि बहुत सारे पावर शेयर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। क्या कर रहे हैं सर? अभी 20-22 रुपए के नुकसान पे हैं, वेट करना चाहिए क्या इन्हें? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के चार्ट पे जो कंसोलिडेशन हो रही है उससे वापस से 520 के आंकड़े आ सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करिए। जी। सर वो इरेडा वाली बात रह गई। इरेडा पे भी एक बार देखिए कब ये फिर अब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। 170-75 के आसपास, हालांकि धीमे धीमे करके चल रहा है, पर चल रहा है। इरेडा में अभी 200 के आसपास को लेके काफ़ी सारे सवाल थे हमारे पास। तो अभी जिन लोगों के पास 200, 205, 210, 195, 98 पे लिए हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। थोड़ा सा रेंज पे है, 180 के ऊपर निकलने के बाद दौड़ लगाएगा। उससे पहले अभी जो है वो बार बार चढ़कर उतरने की क्षमता दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। और
200 के ऊपर निकलता है तो बिल्कुल यहाँ पर दौड़ लगाइए। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा अभी धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। एक शेयर जिस पे अभी तक सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, वो है CDSL। ज़रा बताइए यहाँ पे चल क्या रहा है। और 8.8% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, काफ़ी शानदार मूव है इस समय। 1658 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है, और ये जो है ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। और अक्टूबर 2024 के बाद सबसे बड़ी रैली यहाँ पर है। आप कैसे देख रहे हैं ज़रा, CDSL में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी ये गूगल ट्रेंड में भी शामिल है और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। देखिए इस समय तो एक्सचेंज के स्टॉक्स सभी आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तेजी में, नॉन लिस्टेड हो या लिस्टेड हो। तो CDSL भी उसका एक पार्ट है और इसी वजह से वो तेजी का असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल 1800 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर है। चलिए ठीक, तो जो है ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। ओम रघु महिमा जी हमारे एक दर्शक हैं, टिप्पणी करे हैं, वाह वाह सरस गुजराती में इन्होंने लिखा है, तो थैंक यू रघु जी। और इसके अलावा हमारे एक आशीष कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन ले लो, मैं रवि सर का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आशीष कुमार, मोतिहारी बिहार से है, मुझे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 3-4 महीनों के लिए, प्लीज़ सजेस्ट करें कुछ शेयर। तो पहले तो आशीष जी मोतिहारी बिहार से आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं सर, और वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, आपके ऊपर ही सवाल है सर, क्या सलाह देंगे सर इनको? 3-4 लाख रुपए ये लगाना चाह रहे हैं। देखिए 5 स्टॉक बता देता हूं, उनको नोट कर लीजिए। पहला स्टॉक है कोल इंडिया, दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ कैनरा बैंक, तीसरा स्टॉक है जेके टायर, चौथा स्टॉक है गेल और पांचवा स्टॉक है वेदांता। इन सब में 20-20 हजार रुपए करके डिवाइड करके पहला लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी कर दीजिए, लाख रुपए 15 दिन बाद कर दीजिएगा, तो 2 लाख रुपए ऐसा करके 15-15 दिन में डिवाइड करके इन तीनों पांचों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। सर कोल इंडिया, गेल, वेदांता, कैनरा बैंक, पांचवा एक क्या बताया सर आपने? मेरे हिसाब से विपुल जी ये एक्सरसाइज इनको करने दीजिए, अच्छा, क्योंकि वीडियो पीछे करके देख सकते हैं आराम से, तो वो चलिए ठीक। एक्सरसाइज कर लें। वैसे कोल, SBI, सॉरी, एस कोल, कैनरा बैंक, जेके टायर, गेल और वेदांता। जेके टायर रह गया था, हाँ चलिए ठीक है, ये ठीक है। बताते रहें सर, अपने दर्शकों को नोट डाउन कर लें, बहुत सारे लोग कोल इंडिया, गेल, वेदांता, कैनरा बैंक और जेके टायर, ये यहाँ पे आपको निगाहें रखनी है। इस बीच 800 से ज़्यादा दर्शक अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाया है, तो प्लीज़ लगा लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप लोग हमारे साथ जितने ज़्यादा जुड़ते हैं, उतना ही उत्साह मुझे लगता है रवि जी का ही बढ़ता है, और उतने और बेहतर तरीके से उत्तर जो है वो आते हुए दिखाई देते हैं। तो लगातार ऐसे ही उत्साहवर्धन जो है आप लोग करते रहिए। और इस्लाम खान साहब कह रहे हैं मदरसन संभालना, अच्छा मदरसन के अंदर कह रहे हैं मैंने 52,000 का लॉस बुक किया था मैंने, आज आपकी एडवाइस से 25,000 प्रॉफिट और लॉस कवर हो रहा है, आप ग्रेट हो तुसी। तो थैंक यू सर, आपको अगर हमारी एडवाइस, हमारे कार्यक्रम जो है वो पसंद आ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर एक हमारे और दर्शक हैं भुवनेश पसरीजा जी, उन्होंने धनराशि भेजी है हमें, और वो एक्शन कंस्ट्रक्शन के ऊपर राय आपकी जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इन्होंने 400 शेयर हैं 1300 के भाव पर, 2 महीने ये वेट कर सकते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं अभी। अगर एक्शन कंस्ट्रक्शन के भाव पर अगर हम नज़र डालें तो ये 1261 के आसपास चल रहा है सर, और इन्होंने 1300 के भाव पर लिया है, 2 महीने वेट कर सकते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर यहाँ पे? हाँ देखिए फिलहाल तो अभी 1350 रुपए तक तो इमीडिएट दिखाई देता है, और 1380 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है उन लेवल्स पर आता है तो एक बार रिव्यू जरूर ले। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है 1230 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखें। ठीक, चलिए इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक डॉक्टर दीपक वाल्वी जी हैं, तो एक और डॉक्टर साहब आ गए हैं सर। एक तरफ हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी हैं, एक डॉक्टर दीपक कलवल्वी जी का सवाल है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन SCC को लेकर के। 804 शेयर हैं 3744 के भाव पर, कह रहे हैं एवरेज करना चाहिए क्या सर अभी जो है करंट लेवल पे? इन लोगों का भी सर धीरे धीरे करके समय आ रहा है क्या करें अब? जैसे हालांकि इनका नुकसान ज़्यादा नहीं है, 37 पे ख़रीदा है, 34 के आसपास 10% के आसपास का लॉस है, लेकिन चला बहुत शानदार है।
काफ़ी लोग लॉस में थे यहाँ पर, बहुत लोगों के लॉस की भरपाई हुई है। एक महीने में 37% की रैली रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? बस अपने टारगेट का वेट करिए, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए पैसा बस बहुत बड़ा मुनाफा न लेने की सोचिए, सिर्फ एग्जिट करने की सोचिए। आपके भाव टू भाव आता जाए, एग्जिट होते जाइए। चलिए, भाव टू भाव आ जाए तो एग्जिट होते रहिए, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर एक टिप्पणी, क्योंकि ये हालांकि समय पूरा हो गया जिसका जितना हिस्सा हम रात को 8 बजे लगाते हैं, लेकिन फिर भी एक राय डिफेंस पे, अब क्या प्रॉफिट बुक करें या वेट करें? अभी भी बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स इंटरनेशनली नेशनली आ रही हैं। एचएल और बीएल पे अगर त्वरित टिप्पणी आपकी हो जाती तो बेहतर रहता सर। एचएल और बीएल पे अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर दोनों में बुक करना चाहिए। और अगर आप कंप्लीट प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते हो तो एटलीस्ट अपनी पोजीशन का 50% एक बार प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा डिप आने दीजिए। डिप में 5-7% से ऊपर का डिप देखने को मिलेगा, उन लेवल्स तक आता है तो एक बार को वापस से बाइंग का मोमेंटम बनेगा। लेकिन फिलहाल करंट लेवल पर एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। दोनों में ही सर ना? बिल्कुल, दोनों में। दोनों में, ठीक है। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं, आज रवि सर ने खुद से पहली बार मेरा नाम लिया है, ऐसे मानो भगवान ने अपने भगत का नाम लिया हो, जैसे मेरा दिन बन गया आज। तो सर मतलब बताइए, मतलब भगवान भगत की जोड़ी जो है यहाँ देखने को मिल रही है, अद्भुत। मतलब ये लोगों का प्यार ही है वाकई में, और क्या हो सकता है कि इतना प्रेम लोगों का अगर है तो बहुत अच्छी बात है सर, ये भरोसा जो है बना रहे। चलिए सर, एक शेयर जो है कुलवीर शेखो जी हैं हमारे दर्शक, टाटा टेक के ऊपर जानना चाह रहे हैं, खरीदे हुए हैं कि खरीदे, 113 के भाव पर हैं, कह रहे हैं कि 780 की खरीदे, 113 शेयर हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस कुलवीर जी जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या होना चाहिए यहाँ पर। अभी अगर टाटा टेक पे नज़र डालें तो ये शेयर जो है 775 776 के आसपास चल रहा है, और इनकी 780 की खरीद है, 2-4 रुपये नीचे है इनकी खरीद से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा नज़रिया भी इनका नहीं है, 1 महीने का नज़रिया है। 1 महीने तक के हिसाब से वेट करें या क्या करें सर? नहीं, बिल्कुल वेट करना चाहिए। 750 का एक स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल 850 की क्षमता रखता है, तो होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखिए। चलिए, ये सलाह है। और विष्णु सोनी जी जानना चाह रहे हैं जीआरएससी के बारे में, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी, जय श्री राम, चित्रकूट यूपी से हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी जगह से हैं सर आप। और जीआरएससी को लेकर के इनके सवाल हैं। 20 शेयर हैं 3054 के भाव पर, तो ये जानना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए 3054 पे जीआरएससी। जीआरएससी या तो चलता नहीं है, चलता है तो फिर मतलब वो 2-3 दिन के अंदर ही बहुत तेज मूव आते हैं इसमें। 3080 पे लिए 100 रुपये का नुकसान हो रहा है सर पर शेयर। हालांकि लोअर लेवल से आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि अभी भी 1% नीचे है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार 3050 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो फिर आप वापस प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन 2880 का एक स्टॉप लॉस बनता है, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वही बनता है। चलिए, हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन सिंह जी को नमस्कार। मनमोहन जी नमस्कार। मनमोहन जी, आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। सवाल उनका है क्या? चलिए स्क्रीन पर ज़रा दिखा दीजिए। रिलायंस RIL के ऊपर इनका सवाल है, चंडीगढ़ से मनमोहन जी थे, और 300 शेयर हैं 1435 1435 के भाव पर, और जानना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। सर RIL 1435, 20-21 रुपये नुकसान में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सी सुस्ती वाला शेयर बन गया है। क्या करें सर दिग्गज RIL पे? होल्ड कर लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सुस्ती रहेगी, लेकिन 1480 के ऊपर के भाव दिखाई देंगे, तो सुस्ती में भी थोड़ी मस्ती रखिए, होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखिए सर। चलिए, ये सलाह जो है आपके लिए जो है निकल के आ रही है। और अंकुश अग्रवाल जी की एक और टिप्पणी है, बड़ी भावुक टिप्पणी है सर। कह रहे हैं 2 साल पहले ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। रवि सर ने अनजाने में मुझे फिर से उठाया है, और आज उनका मेरा नाम लेना ऐसा लगा कि जैसे पापा ने मेरा नाम लिया हो। तो बहुत भावुक और बहुत इमोशनल टिप्पणी है अंकुश जी। पहले तो जो लॉस है ये तो कभी रिकवर हो नहीं सकता सर, पर क्या ही बोला जाए, इस पर निशब्द हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, पर
किसी भी माध्यम से सही, अगर कोई मंच, ये मंच या रवि जी आपके मतलब मोटिवेट करने में या आपको फाइनेंशियली फ़ायदा पहुंचाया हो, तो मेरा भी प्रणाम है रवि जी आपको। और आपके लॉस तो हम वाकई में बड़ा लॉस है, लेकिन थैंक यू सर इस इमोशंस को शेयर करने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगले दर्शक के प्रश्न ट्रेंड के ऊपर था। ट्रेंड को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। सर ट्रेंड पे क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे ट्रेंड पे? देखिए ट्रेंड अभी देखा जाए तो थोड़ा सा साइडवेज सा ट्रेंड यहाँ पर ले रहा है, लेकिन बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, 5800 तक जा सकता है, होल्ड करना चाहिए। ठीक। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं सवालों की। अपोलो माइक्रो सिस्टम, राहुल वर्मा जी का सवाल है। कह रहे हैं मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम के 500 शेयर लिए हुए हैं 190 के भाव पर। कह रहे हैं कि रवि सर क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ? तो ये सर होल्ड करूँ ना करूँ, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति में है अपोलो माइक्रो को लेकर के। अभी जो है ये शेयर चल रहा है 3-4% ऊपर, 195, 196, लेकिन क्या रैली रही है। और डिफेंस में जो रैली रही है उसमें ये सब असली हीरो निकल के आए हैं। छोटी छोटी कंपनियां रही सर। पारस डिफेंस ने बहुत अच्छा किया, अपोलो माइक्रो ने अच्छा किया, आइडिया फोर्ज ने अच्छा किया। अपोलो माइक्रो में अब क्या करना चाहिए सर? नहीं, होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि 220 के आसपास के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तब तक आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तो अभी जो है होल्ड करने की ही सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच सर अभी आपने बताया CDSL के बारे में, एक जरा BSE को भी बता दीजिए, क्योंकि बीच बीच में टिप्पणियाँ आ रही हैं BSE को लेकर के काफ़ी। तो एक बार जरा BSE पे अगर एंट्री लेने की कोई गुंजाइश है अभी, या फिर अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? नहीं, देखिए हर समय एंट्री लेने का टाइम नहीं होता, ये थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का ही टाइम है। और मुझे लगता है यहाँ पर बुक करना चाहिए। 2300 के से 2400 के आसपास के लेवल आते तो एंट्री का बनता है। रिस्क और रेशियो नहीं अच्छा है। जी। चलिए, तो एक टिप्पणी और फिर खबरों का खेल शुरू करते हैं फटाफट। पूजा नंदा जी का अजंता फार्मा को लेकर के सवाल है। पूजा जी का हमारी प्राइम मेंबर हैं और कह रही हैं 3000 के भाव पर इन्होंने अजंता फार्मा के शेयर लिए हुए हैं। जानना ही चाह रही हैं कि इसको होल्ड करें या फिर यहाँ से निकल जाएं। अभी 2533 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 3000 पे लिया, 500 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा लंबा रखिए जिससे कि मुनाफा बढ़ सके। 3000 से ऊपर के लेवल दिखाई देंगे, होल्ड करके रखिए। चलिए, होल्ड करके रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है खबरों का खेल। चलिए, खबरों का खेल, जहां पर खबरों में ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो एक एक करके जो है हम तमाम जो है शेयरों पे जो है नज़र डालेंगे जहां पे खबरें हैं। खबरों के चलते जो है एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज की जो पहली कंपनी जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे उसको जरा एक एक करके लेकर आइए। जरा पहले गोदरेज से शुरुआत करते हैं। जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का शेयर लेकर के आ जाइए। खबर जरा एक बार दिखा दीजिए क्या है वहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर ये है कि ये पुणे में जो है लैंड पार्सल डेवलप करेगी कंपनी। आज अच्छा पूरे रियल्टी पैक पे आज काफ़ी अच्छा मूव है। प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का डेवलपेबल पोटेंशियल जो है करीब 37 मिलियन जो है 3.37 लाख स्क्वायर फीट जो है वो है। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू करीब 4200 करोड़ रुपए के आसपास का है। 2.5% की आज तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे अभी क्या करना चाहिए? आज पूरे रियल्टी पैक में जो है अच्छी मजबूती है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ साथ अभी रियल्टी में कोई पसंदीदा कंपनी है क्या आपकी? और अभी इस खबर के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के हिसाब से अगर देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अग्रेसिव अप ट्रेंड में है। अभी 2400 रुपए तक के आंकड़े आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी होल्ड करना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ चलिएगा और मार्केट के मोमेंटम पर नजर रखिएगा। प्रॉफिट भी बुक करना होगा, तो महाराज, फिलहाल अभी 2400 का वेट करते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो फिर आगे की कॉल ली जाएगी। चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए। और अगली कंपनी जो है
जरा लेकर के आते हैं। जरा वोडाफोन आइडिया पे बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो है वो जो है अब रकम जुटाने की सोच रही है। 20,000 करोड़ रुपए की रकम जो है वो जुटाने की योजना है कंपनी की। और इसके साथ साथ आपको बता दें शेयरधारकों और रिटेलर्स की मंजूरी हालांकि ज़रूरी होगी। लगातार जो है ये खबरों पे रही है, कंपनी 4G 5G नेटवर्क एक्सपेंशन में इस फंड का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। तो 20,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की योजना लगातार खबरों में बनी हुई है। आज यहाँ पर जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई थी, तो हम जरा रवि सर के पास सवाल पूछें उससे पहले जेफरीज की अगर रिपोर्ट मिल जाए तो वो भी दिखा दीजिएगा। 12 रुपये का टारगेट शायद दिया था और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज 1.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। रवि सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे अभी वोडाफोन को लेकर के। या तो बहुत नीचे की बात हो रही है या ऊपर की बात हो रही है, लेकिन बीच में शेयर चल रहा है, एक रेंज पकड़ी हुई है। आज यूबीएस की रिपोर्ट, यूबीएस जेफरीज मैंने कहा था, सॉरी यूबीएस की रिपोर्ट थी, 12 रुपये 10 पैसे का जो है टारगेट वोडाफोन पर निकल के आया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए अभी जिस हिसाब से चाल चल रही है उस चाल को अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो पोजीशन पे एज इट इज रहिए, इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज नहीं करना, होल्ड करके रखिए, थोड़ा मैच्योर होने दीजिए डील को, क्योंकि अगर डील मैच्योर हुई तो वोडाफोन की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी, तब फिर कोई ट्रेंड यहाँ पर डिसाइड होता हुआ नजर आएगा। तो एज इट इज पोजीशन को अभी कंटिन्यू रखें, ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा न्यूज को मैच्योर होने दें जिससे कि स्टॉक में एक ट्रेंड डिसाइड हो। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, प्रिकॉल, यहाँ पर जहाँ पर की खबर निकल के आई है और क्या कुछ खबरें हैं वो जरा स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। इरकॉन पे जो है खबर क्या है, माफ़ कीजिए, प्रिकॉल निकल गया। इरकॉन पे जो है ऑर्डर की खबर आई है। कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है और उसके चलते आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा नदी पर नया रेलवे पुल बनाने का ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। विक्रमशिला और कटरिया स्टेशन के बीच नया ब्रॉडगेज रेल पुल का निर्माण होना है और उसके लिए जो है यहाँ पर इरकॉन को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है और आज अच्छी तेज़ी इरकॉन पे देखने को मिल रही है। सर, इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पर आज 2-2.25% ऊपर नए ऑर्डर की खबर निकल करके आई है, करीब 1.25-2% की तेज़ी। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? बिल्कुल, देखिए पहले भी मैंने अभी मोमेंटम में बताया था कि इसका टारगेट जो है वो अपसाइड में एक बार को 220 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि 220 के टारगेट जल्द यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। तब तक अभी आप पोजीशन को अपनी होल्ड करके रखिए और थोड़ा सा मेच्योर होने दीजिए। 220 के आंकड़े आते हैं तो एक बार आगे का रिव्यू लिया जा सकता है। जी, चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं, आर पावर पे क्या कुछ मोमेंटम जिस तरीके से देखने को मिल रहा है सर, शेयर में लगातार ये तीसरा कारोबारी सत्र है जिसमें कि हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आज 7% की तेज़ी है। 7 साल के उच्चतम स्तर पर जो है वो शेयर पहुंच चुका है और यहाँ पर जो है हम लगातार मोमेंटम देख रहे हैं। जनवरी 2018 के बाद पहली बार इस शेयर ने 62 रुपये 80 पैसे का उच्चतम स्तर जो है वो आज छुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे महीने, अगर मई की खाली बात करें बीते महीने की, तो करीब 57% का रिटर्न एक महीने में। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रैली यहाँ पर रही है। मार्च का लो जो है वो 31 रुपये 30 पैसे था, वहाँ से अगर हम देखें तो 100%, करीब 101% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। तो बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि उनकी गाड़ी मिस हो गई है, बहुत लोगों को लग रहा है अभी तुरंत सवारी कर लें कि अब जो है ये फोमो फैक्टर काम कर रहा है सर यहाँ पे, क्योंकि पिछले 2 दिन से फ्राइडे और आज सवालों की झड़ी लगी हुई है। जिस तरीके से बीते 2 दिन में इसने मोमेंटम दिखाया, 2 दिन के अंदर 24% 23% की रैली जो है पिछले 3 कारोबारी सत्र में देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं रिलायंस पावर को करंट लेवल के हिसाब से, एंट्री के हिसाब से? जो लोग पहले से हैं उनके लिहाज से क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है विपुल जी, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है और इस समय इसका ट्रेंड अप है, 65 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो लेकिन ये कहूंगा कि रिस्क बहुत ज्यादा ना लें। जिन लोगों ने पहले बाय किया उनको थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट निकालना चाहिए, लेकिन फिलहाल स्टॉक अभी तेजी के ट्रेंड में और 65 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। सर, बात रिलायंस की हुई है तो सुजलॉन भी थोड़ा सा इस पर भी बातचीत कर ही लेते हैं और इसी के इर्द गिर्द हम फिर अपना थंब भी लगाएंगे, क्योंकि ये शेयर एक और ऐसा रहा सर कि एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद से एक अच्छी रैली रही। बीते 1 महीने में करीब 28% की रैली आ चुकी है।
72 के आसपास आ चुका है। यहाँ से अब क्या करना चाहिए? दो तरह की टिप्पणियाँ हैं। एक वो लोग हैं जो पिछली बार जो हाई लगाया था उसके इर्द गिर्द लेकर के बैठे हुए हैं 80 के आसपास। एक वो है जो पहले ले चुके हैं और कहाँ एग्जिट करें समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या और कितना अपसाइड बाकी रह गया है? बिल्कुल, करंट मार्केट प्राइस इज लास्ट प्राइस, जहाँ पे कि आप जो लोग पहले खरीद चुके हैं वो लोग यहाँ पर एग्जिट करें, और जो लोग फंसे हुए उनको भी अपनी पोजीशन थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 75 के आसपास आके पूरी तरह से थक जाएगा। तो मुझे लगता है थकावट से पहले आप उतर जाइए, क्योंकि अगर आप रुके रहेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इनफ रैली हो चुकी, इन लेवल्स पर बिल्कुल बाय करने की गलती नहीं करिएगा, और मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट होना चाहिए। अब सर एक लोगों की टिप्पणी आई थी सर, कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की टिप्पणी वो 84-85 रुपए तक की आ रही है, तो क्या उसके लिए वेट करना चाहिए? सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है जब एक ऐसा शेयर जिस पे रिटेलर की संख्या बहुत ज़्यादा हो और उस पर अलग अलग तरह की राय काफ़ी ज़्यादा होती हो, तो फिर सवाल भी काफ़ी उस तरह से आते रहते हैं हमारे पास। आप क्या सलाह देंगे इस समय जो लोग उनको अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स, क्योंकि जब शेयर ट्रेंड में आता है तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस फटाफट रिपोर्ट भी निकालने लगते हैं, उसमें इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है। रिटेलर को क्या करना चाहिए सर फिर? विपुल जी ऐसा मुंह खुलवा रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। नहीं नहीं, आप बोल दीजिए सर। देखिए देखिए, ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कंपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पीआर एक्टिविटी अपनी करते रहते हैं, इसके बारे में आप समझ गए होंगे और इन्वेस्टर भी समझते हैं। उस सब चक्करों से क्या लेना देना, स्टॉक जहां चल रहा है वही आप फॉलो करिए। चल जाए तो अच्छा, ना चले तो अच्छा, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम रहिए। दूसरी तरफ है कि इस तरीके की जो आपने बात कही है, इस तरीके की बहुत सी पीआर एक्टिविटी होती रहती हैं स्टॉक को चलाने के लिए, रिटेलर को फंसाने के लिए, उनको डुबाने के लिए, उनका पैसा डुबाने के लिए। बच के रहिए, सब चीजें काफी हानिकारक। चलिए, तो ये सब चीज़ें काफ़ी हानिकारक हैं, बच करके रहिए। अच्छी रैली आ गई है, 4 पैसे बन रहे हैं, तो चाहिए तो जो है मुनाफा अपना बुक कर लीजिए। चलिए, इस बीच अभी एक और कंपनी पे बातचीत करते हैं ज़रा, वो लेकर के आइए जिस पे खबर है। कोल इंडिया की बात प्रोड्यूसर साहब ने हमको शायद बताई थी कान पे। तो कोल इंडिया पे खबर ये है, भारत कुकिंग कोल ने जो है आईपीओ के लिए अब डीआरएसपी फाइल कर दिया है, और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है सेबी, एनएससी और बीएससी के पास जो है ये तमाम दस्तावेज जो है इन्होंने अपने पहुंचा दिए हैं। तो ये बड़ी खबर जो है वो कोल इंडिया पे निकल करके आ रही है। बीसीसीएल के आईपीओ के तहत करीब 46.57 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी कंपनी, और इसके लिए डीआरएसपी जो है वो फाइल कर दी गई है। सर, एक सब्सिडरी कंपनी की लिस्टिंग की तैयारी में है, आईपीओ लाने की तैयारी में है कोल इंडिया। आज आपके पसंदीदा शेयरों की जो लिस्ट थी उसमें भी शामिल था। अभी भी क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं 400 के आसपास? क्या टारगेट रखेंगे? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो मैंने सोचा था पहले कि इसको आपके यार बाजार में दिया जाए, लेकिन फिर मैंने 2 स्टॉक दे दिए थे, इसलिए तीसरा शामिल नहीं किया। लेकिन खरीदारी कर सकते हैं, 380 का स्टॉप लॉस, 440 के टारगेट के लिए। ठीक, चलिए, 380 का स्टॉप लॉस, 440 का लक्ष्य यहाँ पर कोल इंडिया के लिए निकल करके आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो फाइनली मुझे लगा था कि आज जिस तरीके से हम लोगों ने थोड़ी सी लेट शुरुआत की थी कि आज हम लोग चूक जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होते होते रवि जी दर्शकों की संख्या ने 1000 का आंकड़ा जो है वो पार कर दिया है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का। ऐसे ही संख्या बल आप लोग बढ़ाते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और इस बीच प्रेस्टीज एस्टेट की बात कर लेते हैं। करीब 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खबर यहाँ पर ये है कि चालू वित्त वर्ष में करीब 25 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने की कंपनी की योजना है। बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, इन तमाम जगहों पे कंपनी जो है इन जो है प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा। ये तमाम जो है बातें यहाँ पर निकल करके आई हैं। 25 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट एरिया जो है जो विकसित करेगी कंपनी, वो करीब 4.48 लाख करोड़ जो है वर्ग फुट का एरिया रहेगा। सर, आज जिस तरह की तेज़ी है रियल एस्टेट में, प्रेस्टीज एस्टेट भी उसमें शामिल है 4% ऊपर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? देखिए, अभी थोड़ी तेजी रहेगी, 1650 के आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन 1650 के अगर आंकड़े आते हैं तो वहां पर मुनाफा बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अभी तेजी का माहौल यहां पर रहेगा, जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक, चलिए ये बात यहाँ पर है। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और यहाँ पर खबर यहाँ पर
निकल करके आ रही है एग्री को लेकर के। आईआरबी इंफ्रा, माफ कीजिएगा, आईआरबी इंफ्रा जो है एसोसिएट आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने बाइंडिंग टर्म शीट जो है वो साइन की है। ये खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। आईआरबी इनविट फंड को 3 बिल्ट ऑपरेटर ट्रांसफर हाईवे एसेट जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आईआरबी इंफ्रा पे सवाल तो काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादातर लोगों के जो सवाल होते हैं वो लॉस में है और लंबे समय से लॉस में है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बेहतर करेगी ये सोच करके लोगों ने पैसे लगाए थे, लेकिन रिजल्ट्स जो है क्वार्टर दर क्वार्टर उतने अच्छे बीच में रहे नहीं पीछे। अभी क्या उम्मीद है सर कि क्या अब ये रिकवरी दिखाएगा? थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट जो है वो हम रिजल्ट्स में भी देख रहे हैं। आपकी टिप्पणी आईआरबी इंफ्रा पे क्या होगी? देखिए, 45 रुपए से 50 रुपए हो चुका है, 12% के करीब के ऊपर से रैली दिखा चुका है और धीरे धीरे दिखा रहा है। तो वे वापस से 62 रुपए तक के लेवल जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। ये वो ट्रेड नहीं है कि आपने आज खरीदा कल रॉकेट, ये वाला ट्रेड नहीं है। रॉकेट लॉन्च होता है लेकिन धीरे धीरे चलता है, डेस्टिनेशन पर जाता है, वहां जाकर विस्फोट करेगा। तो फिलहाल 62 रुपए के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म यहाँ पर होल्ड रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, ये सलाह निकल कर आ रही है और ये ठीक है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और इंडिगो देखते हैं कि उड़ने को तैयार है कि नहीं। खबर ये है कि कंपनी ने एयरबस को 30 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है और बीते साल अप्रैल में भी 30 A30 350 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था। सर ये सेक्टर उतना चल नहीं रहा, मतलब खैर कभी नहीं चलते हैं इस तरह की बिजनेसेस, काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी इंटरग्लोब एविएशन को लेकर के हाल फिलहाल में हमने देखा कि हुक्म गया, बाकी चीज़ें हुई, अब गर्मियां आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए इंटरग्लोब एविएशन में? देखिए, गर्मी इसमें भी बढ़ रही है और इंजन को रेस्ट देने की जरूरत है। मुझे लगता है यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि इसका रेट अब वापस से 4700 4800 के भाव आ सकते हैं। थोड़ी गिरावट का ट्रेंड दिखाई देगा और यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी, तो एग्जिट होने की राय है। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। सिप्ला, यहाँ पर असल में जो है कंपनी की बोमासांद्रा यूनिट में जो है यूएसएफडीए की जो है प्रोसेसिंग जांच पूरी हुई है। 26 से 30 मई के दौरान जो है वो जांच यूएसएफडीए की तरफ से की गई थी। हालांकि बहुत सारी आपत्तियां दर्ज यहाँ पर की गई हैं। करीब 483 जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो दिए गए हैं। फॉर्म 483 का ऑब्जर्वेशन है, माफ़ कीजिएगा, 483 ऑब्जर्वेशन नहीं है। अब कंपनी इसका जो है रिप्लाई जो है वो जो ऑब्जर्वेशन आया है उसका रिप्लाई जो है कंपनी की तरफ से आएगा। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ सिप्ला सर क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए सर? नहीं, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। इस तरीके के ऑब्जर्वेशन आती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है सिप्ला फंडामेंटली काफी स्ट्रांग स्टॉक है और फिलहाल अभी होल्ड करके रखना चाहिए। बहुत ज्यादा घबराने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है, अनटिल अनलेस की 1400 के नीचे का क्लोजिंग देखने को मिले। चलिए जरा फटाफट सर कुछ एक रिजल्ट भी देख लेते हैं। एक तो है जीनस पावर पे जरा खास, क्योंकि रिलायंस पावर पे बात हुई, सुज़लॉन पे बात हुई, तो एक और ऐसी कंपनी जिसके रिजल्ट ने काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन किया। ये तीनों कंपनियां सर, अच्छी बात यह है कि रिजल्ट के दम पर आगे बढ़ी हैं, चाहे वो सुज़लॉन के रिजल्ट रहे हों, रिलायंस पावर के रिजल्ट रहे हों या फिर अब जीनस पावर के रिजल्ट रहे हों। 6% की रैली आज है और मुनाफा 5 गुना बढ़ गया। इसके अलावा जो है रेवेन्यू 2 गुना बढ़ गया, एबिटा में 4 गुने का इजाफा है, मार्जिन्स शानदार इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसे में सर शेयर पे आप क्या करना चाहिए? चला भी है, 47-48% की रैली आ चुकी है। करंट एंट्री के लिहाज से क्या करना चाहिए? जो जिनके पास है उनके लिहाज से भी क्या करना चाहिए? 460 के अभी लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि अभी होल्ड करके रखना चाहिए और 460 450 के आंकड़े तक आ सकता है बड़ी आसानी से। ठीक, चलिए, तो ये बात जो है निकल के आ रही है जीनस पावर पे। सर जैसे अभी ये जो 3 है, क्योंकि हम इसी के आसपास रहेगा, तो जैसे रिलायंस पावर, सुज़लॉन या जीनस पावर, इन तीनों में बेहतर आपको ज़्यादा कोई लग रहा है क्या, या फिर तीनों ही आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग वाले कैंडिडेट हैं? जीनस पे आपने कहा कि अभी है रैली थोड़ी सी बाकी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन तीनों को अगर कंपैरिजन अगर आप करें तो? देखिए, कंपैरिजन करिए तो सुज़लॉन अपने ओवरबॉट सिचुएशन पर है, रिलायंस पावर ओवरबॉट पोजीशन पर है, लेकिन जिस पावर यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश बनती। 400 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 450 के टारगेट के। ठीक,
दिलीप व्यास जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, आज आप और डॉक्टर रवि सर की तबीयत तो ठीक है ना, आज दोनों ही काफ़ी गंभीर हैं। तो सर ये ऑब्जर्वेशन लोगों की तरफ से आप देखिए, मतलब लोग किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं, और वाकई में थोड़ा सा मतलब जो है ये बात सही है, आज थोड़ा सा हास्य रस का जो है कार्यक्रम जो है वो नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा सा लोगों की तरफ से टिप्पणी आ रही है। तो दिलीप जी तबीयत तो मेरी तो ठीक है, रवि जी आपकी तबीयत ठीक है सर? सर गले में आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी ना। बार बार बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बट सब कुछ ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आज हमने सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लिए जाएं, नो बकवास, सीधा सवाल। सीधा सवाल। तो चलिए, आप लोगों की जो शिकायत रहती थी, बहुत लोग ये बीच में टिप्पणी भी करते थे कि आप लोग बातें कर, तो ठीक है आप ये भी सुन लीजिए सर, सारे सवाल हो गए आप लोगों के, मतलब लगभग तो सवाल तो सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी सवाल हमने आज कवर किए हैं इस बातचीत के दौरान। चलिए, तो इसके बाद एक और लेते हैं, उसके बाद से हर्ष भी आ गए, तो हर्ष की तरफ चलेंगे। आइनॉक्स विंड पे सर रिजल्ट अच्छे रहे, लेकिन एक और पावर कंपनी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तेज़ी के साथ हावी होती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट 302% बढ़ा, 190 करोड़। रेवेन्यू 142% बढ़ा, 1274 करोड़ रुपए। एबिटा में हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट है। मार्जिन्स जो है वो 20% के आसपास हो गए हैं, पहले से इंप्रूव हुए हैं। प्रॉफिट बुकिंग तेज रही। बहुत लोग, आज सवाल भी था, मैं ले नहीं पाया, कि सर इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद क्यों गिर रहा है आइनॉक्स विंड? क्या ओवरबॉट सिचुएशन थी, इस वजह से गिर रहा है? आप ऐसी भी सिचुएशन नहीं थी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? आज की गिरावट के पीछे बड़ा कारण आप क्या मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ओवरबॉट सिचुएशन थी। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा रैली इस स्टॉक ने पीछे दिखा दी थी। अगर आप देखें तो इस स्टॉक की रैली जो है वो पीछे लगभग 1 तारीख के बाद से ही आपको देखने को मिल रही थी। 8 और 12 तारीख के आसपास अगर देखते हैं पिछले महीने की मई में, तो वहां से रैली स्टार्ट हुई थी और 164 का भाव 200 रुपए आ गया, बच्चे की जान लोगे गया। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना जरूरी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 170 तक के आंकड़े फिर से आ जाएंगे। जी, चलिए, इसी के साथ जो है अब इस सेगमेंट को भी करते हैं समाप्त। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हर्ष। और हर्ष जो है हर बार की तरह कुछ नया रिसर्च लेकर के आते हैं, और आज भी लेकर के आए हैं। हर्ष, आज किस विशेष क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं? जी, हम लोग सर आज बात करेंगे डाटा सेंटर के स्टॉक्स में। और हाल ही में हमने देखा एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन तमाम इस तरह की रिपोर्ट्स और सरकार खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है इस सेक्टर में। तो आने वाले समय में क्या एक अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि देखिए, स्क्रीन पर भी हम लोग लेके आते हैं कुछ आंकड़े। और जो डाटा सेंटर जो है होता है, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, यहाँ पर आपके तमाम तरह के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड, व्हाट्सअप वीडियोज़ या फिर पिक्चर्स, ये तमाम तरह के जो डाटा होता है ना, वो सर्वर पर सेव किया जाता है। और भारत सरकार खुद चाहती है कि जो भारत का डाटा हो वो भारत में ही रहे, और इसलिए तमाम तरह की नई सरकार स्कीम लेके आई। PLI भी लेकर आई सरकार इसलिए। और आप ये देखिए, यहाँ पर कॉलोनियल की रिपोर्ट कहते हैं कि भारत में डाटा सेंटर के मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है। 2025 अप्रैल 2025 तक ये कितने मेगावाट की थी कैपेसिटी? 1263 मेगावाट की कैपेसिटी थी, लेकिन 2030 तक ये 4 गुना बढ़कर 4500 मेगावाट तक पहुंचने की इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। यानी कि $25 अरब का निवेश आने की पूरी उम्मीद इस तरह की जताई जा रही है। पे रियल एस्टेट, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स के लिए बड़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, तो रियल एस्टेट फुटप्रिंट जो है आप ये समझिए कि 3 गुना बढ़ चुका है। अगर हम 2025 तक की बात करें, अभी कितना पहुंच गया, 15.9 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंचता हुआ दिखा है। अब ऐसे हम 5 स्टॉक्स निकाल कर लेके आए हैं, एक एक करके फटाफट से बता देते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले E2E नेटवर्क्स की बात करते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से करीब 48% नीचे है। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अभी हाल ही में L&T ने इसमें 15% का माइनॉरिटी स्टेक हायर किया, और इसके बड़े बड़े क्लाइंट है, जोमेटो, नाइका और तमाम तरह के क्लाइंट्स हैं। अब स्टॉक पी देखिए 121 पर ट्रेड कर रहा है, 48% गिरने के बाद भी 121 पर ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की देखें 47% है। EPS ग्रोथ 5 साल की देखें तो 38% है। ये हो गया पहला स्टॉक। अब दूसरे स्टॉक की तरफ एक करके दोनों पे सब पे राय भी लेते चलें थोड़ी थोड़ी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रवि जी की सर जरा इस शेयर पे नजर डालिए, और अभी सर कैसा लग रहा है? एक नया क्षेत्र जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, ये E2E नेटवर्क करीब करीब अगर देखें तो करीब 2906 के आसपास ट्रेड करता हुआ
15-16% की रैली एक महीने में रही है। अभी करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, हर्ष तो एक बहुत बढ़िया जबरदस्त टॉपिक लेकर आता है जो कि आपके फ्यूचर को बनाता है, लेकिन हाँ, जनरली आदमी जो फ्यूचर देखना चाहता है ना, वो सिर्फ 2 दिन का देखना चाहता है। कोई भी 2 साल, 5 साल, 10 साल का देखने में ना घबराता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत गौर से सुनिएगा। 5 स्टॉक की चर्चा अगर बोल रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक E2E की बात कर लें, 122% का रिटर्न 1 साल में दिया है, सिर्फ 3 महीने में 60% का रिटर्न दिया है, और 1 महीने में 18 से 19% का रिटर्न। साथ में गिरा भी है, 6 महीने में देखे तो 33% गिरा, यानी कि गिर कर उठने की भावना अगर किसी में दिखी है तो वो इस स्टॉक में दिखी है। वॉल्यूम थोड़ा कम होता है तो पॉकेट संभाल कर ट्रेड करिए, लेकिन दम है। और ये स्टॉक एक बार 3800 के आसपास जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो क्या फर्क पड़ता है, 2900 चल रहा है, 2500 चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक सर, ये बात E2E नेटवर्क पे निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच अगली जो है कंपनी पर नजर डालते हैं। हर्ष बताइए जी, अगला जो स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार स्क्रीन पे ले आते हैं। ये देखिए, जो ऑल टाइम हाई से जो करीब 35% ये स्टॉक नीचे है। स्टॉक पी अभी भी 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखें, यहाँ पे 3 साल की 71% है, और अगर ईपीएस ग्रोथ देखें 5 साल की तो 23% है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी दुनिया के अगर आप 500 बड़े सुपर कंप्यूटर कंपनियों की बात करें तो उसमें ये कंपनी का नाम शुमार होता है। और इसमें इसके साथ ही और तरह की, जैसे आप क्लाउडिंग से जुड़ी या फिर दूसरी जो सर्विसेज होती है वो आईटी से जुड़ी ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। दूसरा स्टॉक जी, ठीक सर, नेटवेब टेक्नोलॉजी। नेटवेब टेक्नोलॉजी अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाओं में भी रही। कई सारे हमारे जो है एक्सपर्ट जो है उनकी तरफ से रिकमेंडेशन भी यहाँ पर आई। आज जरूर नीचे है यहाँ पे 1.5% के आसपास की, लेकिन एक तरफा रैली रही है। क्या शानदार मूव, 38-39% की तेज़ी, 1966 का लेवल देखने को मिल रहा है। रवि सर, कैसा लग रहा है आपको चार्ट के आधार पर या फंडामेंटली इस शेयर पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इन सभी शेयरों पे जिन पे आप बात कर रहे हैं ना, इनमें बस यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो साइड पे लो होते हैं। तो बहुत सोच समझ कर ही लोग निवेश करते हैं। और एक बात अच्छी भी है कि अगर हर जैसे ऐसे प्रोग्राम अगर बहुत से चैनल चला रहे होते तो लोगों को नॉलेज बढ़ रही होती, तो लोग इस पे फोकस कर रहे होते, इंडस्ट्री को एक दूसरे तरीके से देखा होता, तो शायद इन्वेस्टमेंट और वॉल्यूम दोनों इतने ज्यादा दिखाई देते। फिलहाल स्टॉक की बात करें तो 1 साल में इस स्टॉक में 12% का नेगेटिव, लेकिन 3 महीने में 43% का, और 1 महीने में तो इसने रॉकेट ही बना दिया, 40% की रैली दिखा दी है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, लेकिन 1750 से 1800 ये जो बीच के लेवल है, इनमें खरीदारी करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपका लक्ष्य 3 साल और 5 साल के हिसाब से। जी, अब सर आपने कहा कि अगर बाकी चैनल भी इस तरह की कवरेज लेकर के आए होते, अब हर चैनल के पास हर्ष है कहाँ सर? तो ऐसी कवरेज के लिए हर्ष जैसा नगीना हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद तो सर, थैंक यू सो इसमें मच। तो कोई दुराय नहीं है। चलिए हर्ष के पास दोबारा चलते हैं। हर्ष, तीसरी कंपनी। नहीं, आप कॉपी करना शुरू कर देंगे, डोंट वरी। अब नहीं, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। सारे चैनल पे चलेगी। जी, हाँ ये बात तो सही है सर, ये मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल सर जी। तीसरा स्टॉक है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स की हम बात करें तो आप समझिए कि आज से कई साल पहले 1999 के आसपास यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन ने इसको एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद यहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी ने एक्वायर किया, उसके बाद एसर ग्रुप आया, और अगर अभी हम लोग स्थिति देखें यहाँ पर तो ये ऑल टाइम हाई से 28% नीचे है। स्टॉक का पी 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर पिछले 3 साल की हम देखें 11% है, और ईपीएस ग्रोथ 5 साल के अंदर 20%। ये दूसरे 2 स्टॉक्स के मुकाबले कम इसलिए है क्योंकि कंपनी जो है रिस्ट्रक्चरिंग पे ज्यादा फोकस कर रही है, और इसी के चलते यहाँ पर जो है थोड़े से सेंटीमेंट यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में नेगेटिव देखने को मिले। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई ब्लैक बॉक्स को लेकर के। और सर ब्लैक बॉक्स मतलब आज तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी है यहाँ पर ब्लैक बॉक्स में। कहाँ कहाँ से ढूंढ करके निकाले हैं हर्ष ने ये शेयर। 6.25% ऊपर आज इंट्राडे में, 548 का लेवल। ये अलग रिलायंस पावर और बाकी जो इसके पावर की कंपनियां थी, जीनस पावर, उनको फेल किए हुए। 48% की रैली एक महीने में। क्या टिप्पणी करेंगे सर? देखिए, इसमें रैली इसलिए दिख रही है विपुल जी, क्योंकि यही एक स्टॉक जो है वो अभी तक मार्केटिंग अच्छी कर पाया है, और कुछ दिन पहले से चर्चा में शुरू हुआ तो लोगों ने इसकी तरफ ध्यान बढ़ाया। जब लोग रील में चालू हो जाते हैं तो फिर अपनी रेल बनाने में चल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा है। थोड़ा ओवर वैल्यूड प्राइस है, 520-500 के आसपास मिलने पे ज्यादा अच्छा था। तो अभी इस रैली को
छूट गई है तो छोड़ दीजिए, 2 ऑप्शन और मिले हैं, बाकी 2 ऑप्शन मिलेंगे उन पे निवेश करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिलहाल मोमेंटम में अभी 570 तक जा सकता है। 570 तक जा सकता है ये शेयर, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी का रुख करते हैं। हर्ष बताइए। ये चौथी कंपनी है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की, हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपने देखिए ऑल टाइम हाई से 50% स्टॉक नीचे, काफी नीचे है। अगर स्टॉक पी देखें तो 27.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 22% इसके आसपास रही है। ठीक, सर ओरिएंट टेक पे आपका व्यू सर? फिलहाल देखिए, सारी इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स बाय करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ स्टॉक अवॉइड करने के लिए भी होते हैं, तो हर्ष ने इसीलिए नाम लेकर के छोड़ दिया कि अवॉइड रखना चाहिए। चलिए, ओरिएंट को अभी अवॉइड करने की सलाह है, 333 के आसपास चल रहा है। लास्ट कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, अनंतराज। और हमने देखा पिछले कुछ सालों में स्टॉक में एक बम्पर तेजी देखने को मिली। बेसिकली कंपनी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है, लेकिन लगातार डाटा सेंटर के ऊपर भी काफ़ी तरीके से मतलब एक्वायर कर रही हैं चीज़ें यहाँ पर। और बहुत ही यहाँ पर अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक जो 41% नीचे आ चुका है, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे थे कि बहुत रैली बनती हुई दिखी थी जब डाटा सेंटर का नाम निकल के आया था इस कंपनी में, और उसके बाद 41% नीचे। पी की बात करें तो 45 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 3 साल की 65% है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है क्योंकि कंपनी जो है वो रियल एस्टेट से जुड़ी है, और डाटा सेंटर में सबसे ज्यादा जो होता है आपको एक अच्छी जगह की जरूरत होती है, काफी ज्यादा जगह की। तो ऐसे में क्या होता है कि सोने में सुहागा टाइप होता है। हालांकि वो रवि सर बताएंगे कि क्या इसके फंडामेंटल्स कैसी स्थिति है, लेकिन ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि ये रियल एस्टेट में भी है, ऊपर से यहाँ पे डाटा सेंटर से भी जुड़ गई है। चलिए, तो एक साथ दो क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, और आज रियल एस्टेट की जो रैली देखने को मिल रही है उसका लाभ भी मिल रहा है। 3.5% ऊपर अनंतराज का शेयर एक महीने में 29-30% चला है। सर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, समस्या तो यही बात की कि बहुत ज्यादा चल गया है, लेकिन हाँ, यहाँ से भी अभी छलने की क्षमता रखता है, और 700 के आंकड़े की तरफ ये बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। तो पार्शियल निवेश कर लीजिए, 100% मत करिए, 30-40% कर लीजिए। वापस से थोड़ा गिर जाए, 520 के आसपास आ जाए तो फिर 20-30% कर दीजिए। ऐसे करके स्ट्रैटेजी बनाकर डिवाइड करके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा स्टॉक है। 750 रुपए के आंकड़े साल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई तो हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, ये तमाम शेयर तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, अब जो है आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट, यही है सही है का। यही है सही है सर। क्या रिकमेंडेशन रहेगी आज के लिए? रिकमेंडेशन है, एक है कि फिनटेक कंपनी 1100 के आसपास बाय करनी है, 1250 का लक्ष्य है। स्टॉप लॉस रखिएगा 1070 से 1050 के बीच का। और दूसरी कंपनी है जो कि बैंकों में सारी तेजी चल रही, फेडरल बैंक, 204-5 रुपए के पास खरीदारी करें, 220 का लक्ष्य और 198 का। तो फिलहाल ये 2 स्टॉक है जो कि आपकी बास्केट में अभी 4 चांद लगा सकते हैं। जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंटों को ऐसा सजेशन गए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार जरा पिक जो है फिर से दिखा दीजिए, तब तक जरा दर्शकों को बता दें तो आपको आज 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ जो है वो शेयर किए गए हैं डॉक्टर रवि सिंह की तरफ से। पहला है कि फिनटेक, जो कि आपको 1100 के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 1070 1070 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और 1121 के आसपास खरीदिए। आप के आसपास चल रहा है, 1100 के आसपास खरीदिए, 1250 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों की तेजी पे आज फेडरल बैंक पे सवाल भी थे काफ़ी सारे, तो जिन लोगों के पास है अभी भी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। 204 के आसपास खरीद करके यहाँ पर 220 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है, वो है 198 रुपीज़ का, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अभी 206 के आसपास चलता हुआ, तो ये 2 ट्रेडिंग कॉल यहाँ पर दी गई है आपको, इस पर आपको रखना होगा विशेष ध्यान। लेकिन आज जो फेडरल बैंक पे जो कॉल दी गई ना, पीएसयू बैंकों में अभी करें तो करें क्या, और इसको लेकर के ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति। तो बहुत लोगों के सवाल अभी भी हैं यूको बैंक को लेकर के, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, उसके लिए हमने डिटेल में बातचीत की हुई है। अब से ठीक 12 मिनट बाद आप ये बहुत डिटेल एनालिसिस जो है हमारे 2 विशेष मेहमान प्रदीप हल्दर और प्रशांत तापसे, ये आज हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की है, और इसमें जो है कोशिश ये की है कि ज़्यादातर जो आप लोगों के सवाल रहते हैं
या आप खरीदारी करना चाह रहे हैं या आप खरीद चुके हैं, उन शेयरों पे हम डिटेल में बातचीत करें। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हुआ, यूको बैंक हुआ, कैनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये तमाम वो शेयरों पे डिटेल में बातचीत हुई है। तो इस कार्यक्रम को अवश्य देखें अब से 10-11 मिनट बाद, और देख करके अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दें कि आपको हमारे हमेशा ये कार्यक्रम अच्छे लगे या नहीं, और जो हमारा टाइटल है वो कैसा लगा। PSU दिन आ गए अच्छे दिन, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है, बहुत लोग काफ़ी नुकसान में हैं। अब क्या यहाँ पर अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन आने की शुरुआत जो है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे रखिए आप लोग नज़र। चलिए, तो इस बीच आपको ये भी बता दें कि हम आपके शहर भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार है, तो आप लोगों को से फ़ोन पे तो काफ़ी बार बातचीत हुई, रूबरू होने का दिल कर रहा है। तो अब जिस शहर से सबसे ज़्यादा एंट्रीज़ हमारे पास इकट्ठा हो रही हैं, और उस शहर पे हम लोग पहुंचेंगे जल्दी, आपको इसके बारे में अपडेट किया जाएगा कि आखिर में कहां पर पहुंचना है, कहां पर हम लोग पहुंच रहे हैं और कहां पे आपसे मुलाकात होगी। तो आपके शहर हम लोग घूमेंगे, लेकिन पहला शहर तभी चुनेंगे जहां से हमको सबसे ज़्यादा डिमांड मिलेगी। इन शहरों से सबसे ज़्यादा एंट्रीज क्वेरीज जो है वो आती हुई दिखाई देगी। तो अभी तक हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज है वो नोएडा, लखनऊ, राजकोट, बिहार में से 1-2 जगहों से, MP में 1-2 जगहों से काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके शहर हम पहुँचें, तो अपनी लगातार एंट्रीज जो है वो भेजते रहिए, और आपके शहर आकर के आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, आपसे ढेर सारी बातचीत होगी, और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आखिर में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए क्या कुछ करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इन तमाम चीज़ों पे काफ़ी डिटेल में होगी बातचीत। चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं, और जो है एक विशेष कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। और इस विशेष कंपनी के बारे में जानकारी जरा सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं उनको जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। निसस फाइनेंस SME क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, जहां पर की कंपनी के रिजल्ट्स भी आए हैं। कंपनी की टोटल इनकम अगर हम देखें तो उसमें करीब 56% का इजाफा रहा है, 32.94 करोड़ रुपए। प्रॉफिट में करीब 35% की बढ़त रही है, और ये जो है बढ़ करके हो गया है, अगर हम देखें 32.58 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं जो है कंपनी की जो एबिटा है उस पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। चलिए, इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं, और हमारे साथ इसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो स्क्रीन पर लेकर के आइए अमित गोयनका जी को। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। हमारे को इस आपके श्रेणी में जोड़ने के लिए, और बहुत ही उत्तम मौका है हमारे को आपके साथ बात करने के लिए आज। बिल्कुल सर। अमित जी, जरा सबसे पहले तो जरा हाइलाइट्स बताइए, क्या कुछ रहे। हमने देखा रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, किस फ्रंट से कहाँ से आती हुई दिखाई दी, क्या कुछ हाईलाइट्स रही हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर। विपुल जी, जैसे अभी आपने दर्शकों को बताया कि अच्छा खासा ग्रोथ हमने हासिल किया है पिछले 12 महीनों में। हमारा जो AUM है वो 1000 करोड़ से बढ़कर 1572 करोड़ तक चला गया है, तो करीब 55% की ग्रोथ वहां पे रही है। करीब करस्पॉन्डिंगली 56% की ग्रोथ हमारे रेवेन्यू में भी रही है, जो बढ़कर 43 करोड़ से 67 करोड़ के ऊपर जा चुका है। 22% की EBITDA ग्रोथ रही है, और करस्पॉन्डिंगली 35.5% की हमारी पैट ग्रोथ रही है। पैट ग्रोथ का एडवांटेज ये भी रहा है कि अब तकरीबन 30% हमारा जो रेवेन्यू अब UAE मार्केट से और UAE ऑपरेशन से आने लगा है, जो पिछले साल 0 था। तो वहां पे हमको टैक्स का काफी फायदा होता है, क्योंकि 9% का वहां पे टैक्स रेट है, एज अपोज टू हमारा 30% इफेक्टिव टैक्स रेट यहाँ पे था। तो इसके लिए जो ब्लेंडेड टैक्स रेट है वो हमारा 30% से घटकर तकरीबन 22% का इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया है। इसका पूरा का पूरा फायदा पैट पे दिखता है हमको। हमारा पैट मार्जिन 50 से 55% बना रहता है, तो अभी भी 48.4% है। हालांकि देखा जाए तो IPO का पूरा फायदा अभी तक हम इस क्वार्टर में या इस हाफ ईयर ये छमाही में हम नहीं ला पाए, बिकॉज IPO हुआ ही 11 दिसंबर को, रुपया हासिल होते और उसके लगाने में समय लग गया, RBI का अप्रूवल में समय लग गया, ताकि हम NBFC में रुपया लगा सके। तो अगर आप देखें 31 मार्च में 101 करोड़ रुपए की जो हमने IPO में फंड रेज की थी, उसमें से 67 करोड़ रुपीस बैलेंस शीट में ही बना रहा। हैविंग सेड दैट, हमारे जो दो हमारे मेजर इनकम स्ट्रीम्स हैं, एक ट्रांजैक्शन एडवाइजरी
और एक एसेट मैनेजमेंट। हम तकरीबन आज की तारीख में जैसे हमने कहा 1572 करोड़ रुपया मैनेज करते हैं, तो काफी अच्छी हमारी जो रिकरिंग इनकम है, मैनेजमेंट फी है और जो एसेट मैनेजमेंट के प्रॉफिट से हमको सालाना मिलते रहते हैं। पिछले साल तक वो 30-70 रेशियो पे चल रहे थे, जहां 30%, जहां 1000 करोड़ पे थे हम 30% रेवेन्यू आ रहा था हमारा एसेट मैनेजमेंट से, और 70% हमारा रेवेन्यू आ रहा था एडवाइजरी से। अब वो जैसे हमारा एयूएम बढ़ता बढ़ता चला गया है, डेफिनेटली वो रेशियो भी चेंज हुआ है, जहां पे 34%, 30 से बढ़कर 34% जो रेवेन्यू है वो आ रहा है हमारा एसेट मैनेजमेंट से, क्योंकि दुबई ऑपरेशन शुरू है, वहां पे अच्छा खासा निवेश किया है हमने, अच्छी खासी वहां पे डिमांड रही है इन्वेस्टर्स की हमारे साथ में जुड़कर काम करने की, और तकरीबन 64% जो है वो, या 66% जो है वो रेवेन्यू है वो एडवाइजरी से आया है, जहां तक पहले 70% था। मैं थोड़ा सा वही समझना चाह रहा था, थोड़ा सा अपना बहुत लोग ठीक है आईपीओ में आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी लोगों को मिली होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर बिजनेस मॉडल अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें। जरूर साहब, जरूर साहब। तो हमारा बिजनेस मॉडल बहुत बहुत सरल है सर। हम देश के पहले लिस्टेड फंड मैनेजर हैं। आपने देखा होगा विदेश में ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड, केकेआर और कई अन्य बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं वो लिस्ट होते हैं, ताकि उनके इन्वेस्टर जो है, जो दुनिया भर के निवेशक जो उनके अलग अलग फंड्स में पैसा निवेश करते हैं, उनको पता होता है कि फंड मैनेजर का खुद का परफॉर्मेंस कैसा है। हम देश के पहले ऐसे फंड मैनेजर हैं जो प्राइवेट इक्विटी के स्टाइल में हम फंड मैनेज करते हैं, और हम लिस्ट कर चुके हैं अपने आप को। अब हमारा जो फोकस एरिया रहा है एज अ फंड मैनेजर वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। तो हम देश के जो भी हार्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर्स, हेल्थ केयर, जितने भी हार्ड एसेट का निर्माण होता है देश में, हम उसको फंड करते हैं। अलग अलग डेवलपर्स, अलग एसेट ओनर्स को हम सपोर्ट करते हैं, ताकि ये एसेट्स कंप्लीट हो सके, मोनेटाइज हो सके, और अच्छा खासा 20-21% का जो रिटर्न है वो हमारे इन्वेस्टर्स को प्राप्त होता है हमारे फंड के द्वारा, जिसकी वजह से हमको करीब 1.5 से 2% का हमको एसेट मैनेजमेंट फीस हर साल मिलती रहती है, जैसे हम रुपया और लगाते रहते हैं। उसके अलावा 2% की और एडवाइजरी इनकम मिलती है, क्योंकि अगर हमारे पास साल के 400-450 ऐसे इन्वेस्टी कंपनीज आते हैं या कैपिटल सीकर्स आते हैं, तो हम सबको रुपया नहीं दे पाते, मगर कईयों के साथ अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है तो हमको किसी और फंड के साथ जोड़ देते हैं, किसी और डेवलपमेंट कंपनी के साथ जोड़ देते हैं, कुछ उनके एसेट्स उनको बेचने में मदद कर देते हैं। तो उस तरीके से करीब 2% का आमदनी हमारी जो है वो ऐसे टाइप के डील से भी आती है। तो एडवाइजरी इनकम, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा फ्लो है एसेट ओनर्स का, डेवलपर्स का, जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन इंफ्रा में लगे हुए हैं, हम सबको रुपया तो नहीं दे पाते हमारे फंड से, क्योंकि हमारे फंड के थीसिस में शायद नहीं बैठते हों, मगर वैसे इनमें पोटेंशियल काफी होता है। तो एडवाइजरी इनकम उसमें से आ जाती है, जहां नॉन फंड बेस्ड जिसको कहा जाता है, और एक फंड बेस्ड इनकम है। तो हमारा एक 1/3 2/3 के रेशियो में हमारा फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड इनकम चलता है। और ये हमारे लिए बहुत यूनिक मॉडल है, क्योंकि जनरली ये दो अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। तो जो एडवाइजरी कंपनीज होती है वो अपना रुपया नहीं लगाती, वो सिर्फ एडवाइजरी सर्विसेज देती हैं, और वो नॉन फंड ही होती हैं। और या तो फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, एनबीएफसीज हो गई या एएमसीज हो गई, जो सिर्फ फंड बेस्ड काम करती हैं। हम दोनों को कंबाइन करके यूनिक एक हमने वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट किया है, जहां से हमको फंड और नॉन फंड बेस्ड दोनों इनकम कॉन्स्टेंटली आते रहे, और दोनों में बहुत बड़ा एक तालमेल है। जितना हमारा फंड बेस्ड बढ़ेगा उतना ही हमारा नॉन फंड बेस्ड इनकम भी बढ़ती रहेगी। यही मॉडल अब हम यूएई में ले गए, क्योंकि जैसे इंडिया में हमने रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा ग्रोथ देखा है, उसी तरीके से अब यूएई और मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। हम जाते हम बहुत सारा न्यूज सुन ही रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया यूएई के टाइज बढ़े हैं, यूएस प्रेसिडेंट्स भी जीसीसी में आके अपना टाइज बढ़ा रहे हैं। तो वहां पे जो ग्रोथ है उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, और वहां पे बहुत बड़े भारतीय निवासी काफी बड़ा वहां पे योगदान रहा है। तो इसके जो प्रवासी भारतीय उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यही मॉडल जो हम इंडिया में चला रहे थे, अब हमने उसको यूएई में ले गए हैं, जहां पे हमने 450 करोड़ का निवेश किया पिछले साल। इस साल हम 1500 मैं यही अगला सवाल पूछ रहा था, जरा दुबई बिजनेस वेंचर के बारे में थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं कि आखिर में वहाँ क्या करने वाले हैं, क्या शुरू हो गया है कारोबार, क्या एक्सपेक्टेशन है वहाँ से आपकी? डेफिनेटली सर। तो जैसे हम इंडिया में फंड नॉन फंड बेस्ड एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वैसे ही हमने यूएई में शुरू किया। नई ऑफिस खोली पिछले 4-5 महीनों में, 10 एक बहुत कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स लिए। वहां पे हमने फंड लाइसेंस लिया डीआईएफसी में, और हमने $500 मिलियन का फंड लॉन्च किया, जो अप टू $1 बिलियन तक जा सकता है। $500 मिलियन की इक्विटी और $500 मिलियन का बैंक डेट। तो $1 बिलियन का वहां पे निवेश करने की हमने इमीडिएटली टारगेट लिया है। वहां पे हम बेसिक काम यही कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो रेंटल यील्ड होता है वो इस समय दुनिया में यूएई में या दुबई में आ रहा है। तो हम जो रेडी बिल्डिंग्स हैं जिसमें 7%, 8%, 9% का रेंटल यील्ड है, उसको हम खरीदते हैं, उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं,
उसके ऊपर बैंक लेवरेज लेते हैं और ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हम 25% के ऊपर तक का एनुअल रिटर्न तक उसको पहुंचा देते हैं। तो ये जो मॉडल है वो बहुत यूनिक है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था यूएई में जो आपको एक रेगुलर रेंटल इनकम दे सके, वो भी इस स्तर पर, इस हाई रिटर्न पर, बहुत बढ़िया उम्दा एसेट्स खरीद के। तो हमने एसेट बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग्स खरीदना शुरू की हैं ताकि हम एक रीट टाइप का स्ट्रक्चर इवेंचुअली बना पाए। जैसे हाल ही में 10 साल तक कोई रीट्स थे नहीं, हाल ही में एक तकरीबन $6 बिलियन का रीट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। तो अब मार्केट मैच्योर हो चुका है, ग्लोबल कैपिटल आ रहा है यूएई में। वो हर आदमी चाहता है कि जो वहां का रेंटल रिटर्न्स है, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रिटर्न्स है, वहां पे जो अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, मॉल्स के, होटल्स के, उसका फायदा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मिले। तो हम ऐसे फर्स्ट खिलाड़ी हैं जो वहां पे जाके उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट का पूल खड़ा किया। बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स, पूरी बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, उनको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उससे बैंक के ऊपर हमको उस पर लेवरेज मिल रहा है, इक्विटी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वो बिल्डिंग्स का जो रिटर्न्स है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे अच्छी खासी फीस भी आ रही है इनको। लास्ट क्वेश्चन सर, अब जो है कि अब FY26 के लिए, अगले साल के लिए क्या कुछ टारगेट आपने रखे हुए हैं? कुछ एक दर्शकों की भी टिप्पणी आ रही है, कह रहे हैं सर इतने अच्छे रिजल्ट रहे तो आज 100 रुपये क्यों गिर गया है निसस का शेयर? ये हमारे लाइव दर्शक है। खैर उसके बारे में तो सर बताएंगे नहीं कि क्या हो सकता है, वो तो मार्केट की बात है। चलिए खैर वो एक अलग विषय हम एक्सपर्ट से पूछेंगे। लेकिन सर क्या FY26 के लिए आपकी टिप्पणी? देखिए साहब, हमारा पिछले साल 50% ग्रोथ रहा एडवाइजरी बिजनेस में और तकरीबन 74% ग्रोथ रहा एयूएम में। जैसे हमारा एयूएम बढ़ता रह रहा है, हमारे एयूएम का ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है और एक रिकरिंग इनकम बनती है। अगर मैं मेरी एग्जिस्टिंग पूल पे देखूं तो लास्ट क्वार्टर जो था वो हमारे लिए एक स्टेबलाइजेशन क्वार्टर था, या एक केपेक्स क्वार्टर था। हमारे को रुपया आया था आईपीओ से, हम लाइसेंसेस ले रहे थे, हम नए ऑफिसेस सेटअप कर रहे थे, हम काफी सारी चीजों में लगे हुए थे। प्लस मार्केट का सेंटिमेंट भी लो था। लास्ट क्वार्टर में आपने देखा Q4 में कि $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ है, $15 बिलियन एफआईज एग्जिट हुए हैं। ट्रंप इकोनॉमिक्स के चक्कर में मार्केट के सेंटिमेंट बहुत लो थे, तो हम नए निवेश हम भी नहीं कर पाए मार्केट में। प्लस 24% हाउसिंग सेल्स गिर गई थी लास्ट क्वार्टर में। अब वापस एक थोड़ा सा बिल्ड आउट फेज लग रहा है। तो जहां तक यूएई का सवाल है, मेरे पास आज की तारीख में तकरीबन $250 मिलियन का इक्विटी कमिटमेंट्स क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। लाइकवाइज मेरे को डेट में करीब $250 मिलियन का मेरे डेट कमिटमेंट्स बैंकों से अलग अलग से सैंक्शन हो रहे हैं। तो मेरे पास $500 मिलियन की जो पूरी जो मेरी एक कॉर्पस बन गई है यूएई में, जिससे मैं तकरीबन 4,500 करोड़ का, 4,500 करोड़ का मैं नया निवेश कर सकता हूं। उसमें से मेरा टारगेट सिर्फ 1,500 करना ही है, जिसके लिए मेरे पास ऑलरेडी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाइड हमने कर हमारे पोर्टफोलियो में। तो 1,500 करोड़ ऐड होता है तो मेरा एयूएम ऑलरेडी जो 1,500 पे है वो वहां पे 3,000 के ऊपर पहुंच जाता है सिर्फ यूएई से। उसके अलावा इंडिया में करीब 73,000 करोड़ का निवेश हुआ है प्राइवेट फंड से, एनबीएफसीज और प्राइवेट क्रेडिट फंड से, जिसका सबसे बड़ा ग्रोथ रहा है। उसमें से मुझे सिर्फ 500 से, उसमें मुझे सिर्फ 1,001 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो अगर मैं देखता हूं तो 2,500 करोड़ का जो क्लोजर है वो मेरे को सामने दिखता है कि मेरे पास सिर्फ अगर इंडिया और इंडिया में हम कंजर्वेटिव रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े से हमको एसेट इन्फ्लेशन दिखता है, महंगे हो गए हैं घर, चीजें महंगी हो गई है, तो कंजम्पशन थोड़ा स्लो होता दिखता है। तो इसलिए हम थोड़ा कंजर्वेटिव ग्रो करेंगे, बेस भी बड़ा है। मगर यूएई में उतना ही हम ज्यादा कर रहे हैं, तो करीब 2,500 करोड़ को ऐड करके 4,000 करोड़ का हमने एयूएम का टारगेट लिया इस साल में। हमारा टिपिकली, हम जैसे आपने देखा 4% हमारी एयूएम की फीस बनी रहती है। हो सकता है यूएई में फीस थोड़ी सी कम है, तो 3-3.5% का हम एक अंदाजा लेके चलते हैं। तो 120 से 140 करोड़ का हमने एक अपने लिए रेवेन्यू टारगेट लिया है। जो पैट मार्जिन है 50% तक बने रहते हैं, कि जितने खर्चे थे वो अब स्थिर है, उसमें और कोई खर्चे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो उस हिसाब से हमने इस साल की प्लानिंग की है, और क्योंकि अब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, रुपया है, तो हम इसको अचीव करने के हम सक्षम दिखते हैं। आईपीओ का पैसा अभी अब लगना शुरू हो चुका है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपने टारगेट रखे हैं वो अचीव हो, और बाकी फिर आगे फिर जो नतीजे आएंगे उस पर आपसे और विस्तार में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन 2:30 पे हमारा खास सेगमेंट अपलोड हो चुका है, उसे आप देखना मत भूलिए। जी हाँ, पीएसयू बैंक्स के आगे अच्छे दिन। आज अच्छी रैली, शानदार रैली के बाद क्या पीएसयू शेयरों में बन रहे हैं खरीदारी के मौके, और कहाँ पर करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ पे अभी करनी चाहिए एंट्री, इसको लेकर के पीएनबी, यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बीओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जेएनके बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक में क्या करें, देखिए हमारा ये शो, और शो देख करके अवश्य बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।